हेलो क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने तीनों वीडियोस पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके ऊपर, और प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये 4th वीडियो है हमारी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ था। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1 10th पार्ट नंबर 4 3 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पेन मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है पेन, ओके। तो सबसे पहले आएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन से रिलेटेड सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि इसका जो मेन आर्किटेक्ट था वो था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन है, एनटीएससी में भी है, बोर्ड में भी है कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मेन आर्किटेक्ट कौन था। तो ओटो वन बिस्मार्क याद रखेंगे। जैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बिस्मार्क बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे यूनिफिकेशन कराया था इंडिया का। ठीक, अब उसके बाद ये बिस्मार्क कहाँ के थे? ये प्रशिया के थे। ये हमें याद रखना कहाँ के थे, ये प्रशिया के थे। एंड फॉलो दी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, खून खराबे वाली, रिवॉल्यूशन वाली पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। किंग ऑफ प्रशिया उस समय कौन थे? केसर विलियम वन। केसर विलियम वन या इसे विलहेल्म वन भी बोलते हैं, ये वहाँ के किंग थे। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। 3 लड़ाइयाँ हुई थी 7 सालों में। यूनिफिकेशन जर्मनी का लगभग 19th सेंचुरी के एंड में हो रहा है। 19th सेंचुरी लगभग 1866 के आसपास हो रहा है। जर्मनी जो लूज कन्फेडरेशन था, 39 स्टेट्स का एक लूज कन्फेडरेशन था। कैसे उसे यूनाइट करेंगे? मेजर स्टेट 39 थे और भी रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स थे। तो भाई देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी डेनमार्क के साथ, सेकेंड हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ, थर्ड हुई थी फ्रांस के साथ। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तीनों किससे हुई थी? प्रशिया से हुई थी। तीनों का कंक्लूजन यही है कि तीनों वॉर प्रशिया जीता है, 1, 2 एंड 3, सिंपल। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में ऐसा क्या हुआ था कि तीनों वॉर कैसे कैसे हुए थे जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला वॉर मैंने आप लोगों को बोला भी था कि सबसे पहला वॉर हुआ था जिसे हम बोलते हैं डेनिश प्रशियन वॉर। डेनिश मतलब यहाँ होता है डेनमार्क। डेनिश का मतलब यहाँ क्या है? डेनमार्क है। तो यहाँ जो वॉर होता है ना, ये सबसे पहला होता है। और किस वजह से होता है, वजह डिस्कस करेंगे कि भैया ये एक टेरिटरी थी, शेल्सविग एंड हॉलस्टीन। शेल्सविग और हॉलस्टीन की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर डेनमार्क का कंट्रोल था। शेल्सविग और हॉलस्टीन की जो टेरिटरी थी उसके ऊपर डेनमार्क का कंट्रोल था। अब ये जो कंट्रोल था, इस वजह से क्या होता था कि कैसे भी करके बिस्मार्क को या प्रशिया को ये शेल्सविग और हॉलस्टीन चाहिए। अब डेनमार्क ने कैप्चर कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था शेल्सविग एंड हॉलस्टीन। ये बात प्रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रशिया या बिस्मार्क एक ही बात है। प्रशिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती कर ली। किसने कर ली? ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती कर ली। किसने? प्रशिया ने। क्यों? और डेनमार्क के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को ये बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये वाली जो टेरिटरीज हैं इसमें एक टेरिटरी हम ले लेंगे, एक तुम्हें दे दूंगा मैं, लेकिन डेनमार्क से ये टेरिटरी हमें वापस लेनी है। ऑस्ट्रिया बोला ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल अंपायर था। ये डेनमार्क को भी पता था, सॉरी प्रशिया को भी पता था। हमें पहले ही पता है कि तीनों वॉर कौन जीता है? प्रशिया जीता है। तो यहाँ डेनिश प्रशियन वॉर मतलब डेनमार्क प्रशिया का वॉर हुआ। क्यों हुआ? ड्यू टू द टेरिटरी कंट्रोल ऑफ द शेल्सविग एंड हॉलस्टीन। शेल्सविग और हॉलस्टीन डेनमार्क के कंट्रोल में था।
और ये बात प्रशिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी करी और वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट डेनमार्क। हमें सबको पता होना चाहिए कि तीनों वॉर प्रशिया जीती है, और ये वॉर कौन जीता? प्रशिया जीत गई। अब शेल्सविक तो प्रशिया के पास रहा, उसने हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। अच्छा, हॉलस्टीन ही ऑस्ट्रिया को क्यों दिया? इसके पीछे कहानी ये है क्योंकि 95% पॉपुलेशन 95% वो क्या थी? जर्मन थी। कहाँ की? हॉलस्टीन की। तो उसने सोचा इसे तो मैं बाद में भी अपने कंट्रोल में कर लूँगा, अभी तो शेल्सविक रख लो अपने पास, शेल्सविक ज़्यादा ज़रूरी है। हॉलस्टीन के तो सभी लोग मुझ में यूनाइट हो जाएंगे, वो तो खुद ही चाहते हैं, उसे मैं बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इस वजह से इस ऐसे हमारा फर्स्ट वॉर कंप्लीट हुआ, दैट इज डेनिश प्रशियन वॉर। उसके बाद सेकंड वॉर हमारा जो आता है वो आता है ऑस्ट्रिया प्रशियन वॉर। अब देखो मजे की बात, सेकंड वॉर हो रहा है। सेकंड वॉर किस किस के बीच में हो रहा है? ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में हो रहा है। अरे वाह। अब देखो ऑस्ट्रिया यहाँ क्यों आ गई लैम्पलाइट में? इसने ये बोला कि भैया ऐसा है, ये जो आप हॉलस्टीन ले आए थे ना, ये वापस कर दो, ये हॉलस्टीन आप जो है हमें वापस कर दो। तो ऑस्ट्रिया बोला भाई ये तो तुमने अपनी इच्छा से दिया था। बोले नहीं नहीं, कोई इच्छा विच्छा नहीं, ये आप हमें वापस कर दो। क्योंकि प्रशिया ये जानता था, प्रशिया को ये पता था कि ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल एम्पायर है, ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल है, वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा, और ऑस्ट्रिया को मैं अकेले हरा भी नहीं पाऊंगा, तो ऐसे में क्या करूं मैं? तो उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 3 देशों के साथ ट्रीटी करूंगा, एक रशिया के साथ, एक इटली के साथ, एक फ्रांस के साथ। कौन? प्रशिया ट्रीटी कर रही है। ये प्रशिया ने ट्रीटी करी इन तीनों के साथ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा था, ऑस्ट्रिया को हराना आसान नहीं था, इसलिए प्रशिया ने रशिया, इटली और फ्रांस के साथ ट्रीटी करी। प्रशिया ने रशिया, इटली एंड फ्रांस के साथ ट्रीटी करी। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या हुआ, आगे चलते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तीनों इसकी मदद क्यों करने लग गए? ऐसा क्या इसने पट्टी पढ़ाई तीनों को कि तीनों इसके साथ आ गए? किसके साथ? प्रशिया के साथ। देखो रशिया क्यों आया? क्योंकि वो प्रशिया का पहले से ही दोस्त था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रशिया ने उसकी मदद करी थी पोलैंड वॉर के टाइम पे। रशिया सिर्फ दोस्ती निभा रहा था और कुछ नहीं। इटली क्यों बना उसका मेंबर प्रशिया का? क्योंकि प्रशिया ने बोला था इटली को कि मैं तुम्हें वेनिस दिलवा दूंगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ किसी और कलर से। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। इटली को उसने बोला था कि मैं तुम्हें वेनिस दिलवा दूंगा, जो कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। ये इटली की बात हो रही है। ये देखो दोनों यूनिफिकेशन, जर्मनी और इटली एक साथ चल रहे थे। इटली बोला ठीक है भाई, दिलवा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फ्रांस को भी उसने बोला कि ठीक है यार, मैं तुझे भी एक आध टेरिटरी को दे दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी एक आध टेरिटरी दे दूंगा। तो इस तरीके से उसने रशिया, इटली और फ्रांस इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ पे याद रखना है फॉर NTSC फॉर बोर्ड की 7 वीक वॉर हुआ था बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में। 7 वीक वॉर, 7 हफ्तों तक चलने वाला युद्ध। और एक हुआ था 7 ईयर्स वॉर। कमेंट करके बताओ अगर किसी ने अच्छे से वीडियोस देखे हैं कि 7 ईयर वॉर किस टाइम पे हुआ था, और उसके रिलेटेड हमने कौन कौन से वीडियोस अभी तक देखे हैं। 7 ईयर वॉर, ये है 7 वीक वॉर। ठीक, 7 वीक वॉर हुआ बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया हार गई और कौन जीता? प्रशिया जीत गई। तो प्रशिया अगेन सेकंड वॉर में भी जीत गई। तो हमें ये पता ही है, ये तो दिक्कत ही नहीं है कि हमारी हर वार में प्रशिया ही जीतेगी, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि प्रशिया नहीं जीतेगी, प्रशिया ही जीतनी है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से सेकंड वॉर हमारा एंड होता है। और यहाँ पे मैं एक मिनट हाइलाइटर निकाल लूँ और हाइलाइटर का कलर ब्लू कर दूँ। ये देखिए किस तरीके से नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बनता है। ठीक है, ये थोड़ा तेज़ हो गया, 1 मिनट में हटाता हूँ। और हाँ, किस तरीके से ये आपका नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन आपका यहाँ बन के तैयार हो जाता है। ये देखो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन, 21 स्टेट्स यूनाइट हो गए थे अभी तक भैया, बड़े बड़े।
याद रखना है कि 21 स्टेट्स यूनाइट हो चुके हैं अभी तक, देखो लिखा भी है, एक मिनट, हाँ देखो 21 स्टेट्स यूनाइट होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा यूनिफिकेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा ये अजीब सा टॉपिक है, लोगों बच्चों को डर भी लगता है, ये पता नहीं क्या है ये, ठीक है। तो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन यहाँ बन के तैयार हो गया, 21 स्टेट्स मज़े से यूनाइट हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब भैया ये हमारा तीसरा एक वॉर हुआ जिसे हम बोलते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर। अब भैया तीसरी लड़ाई फ्रांस के साथ हुई, और आप सबको लग रहा होगा कि फ्रांस को भी उसने कहा था ना कि मैं तुम्हें भी एक टेरिटरी दे दूंगा। अब उसने फ्रांस से कहा भाई वो जो टेरिटरी मैं तुम्हें दी थी वो वापस कर दो। फ्रांस बोला कि देखो भैया मैं टेरिटरी वापस नहीं करूँगा और तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है। अब बिस्मार्क ये बोला जब कोई आदमी लड़ना ही नहीं चाह रहा है तो उससे मैं लड़ूँ कैसे, ये बहुत दिक्कत की बात हुई। बिस्मार्क बहुत परेशान हो गया, तभी तो वॉर 7 साल तक खिंच गया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक मज़ेदार किस्सा हो गया कि स्पेन का राजा मर गया, जो स्पेन का राजा था वो मारा गया। इसको भी भैया याद रखना है। इटली में 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि स्पेन का राजा और मैं तुम्हें इटली दिला दूंगा, दोनों चीज़ें सॉरी। बिस्मार्क सजेस्टेड अ जर्मन कैंडिडेट नेम फॉर द स्पेनिश थ्रोन। बिस्मार्क ने, अब क्या हुआ यहाँ पे, स्पेन का राजा मारा गया। जब स्पेन का राजा मारा गया तो यहाँ फ्रांस ने ये बोला कि एक फ्रांस के बंदे को यहाँ का राजा बना देते हैं। बिस्मार्क ने तो सिर्फ हवा में तीर छोड़ा कि ठीक है यार फ्रांस का नहीं जर्मन का बनेगा, उससे तो लड़ना था, बिस्मार्क को तो लड़ाई लड़नी थी। उसने कहा अब शायद फ्रांस मुझसे लड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, बीच में एक कहानी मैंने लिखी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में है, अब सुन लो फिर भी, कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका फ्रांस है, फ्रांस का गवर्नर यहाँ के राजा से मिलने आता है, प्रशिया के राजा से, जो हमने डिस्कस किया ना केसर विलियम वन। तो फ्रांस का एक गवर्नर प्रशिया आता है राजा से मिलने और बोलता है कि भाई ये समझाओ इन्हें बिस्मार्क को, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिस्मार्क को जैसे ही ये पता चला, बिस्मार्क ने एक अफवाह फैला दी, बोले अरे हमारे राजा का अपमान किया है इसने और ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो फाइनली नेपोलियन 2 को गुस्सा आ गई, बोले यार ये बहुत हीरो बनना है, ठीक है तो इस पर वॉर डिक्लेयर कर दो इसके ऊपर। तो नेपोलियन 2 बिकम एंग्री एंड डिक्लेयर वॉर ऑन प्रशिया, यही तो वो चाहता था, और प्रशिया जीत गया बैटल ऑफ सेडान में। मज़ेदार कहानी, जर्मनी यूनाइट हो गया। ठीक, तो यहाँ तक अपन को समझ में आया कि क्या क्या हुई थी कहानी। तो ये से सिंपल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सीबीएसई की बुक्स में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ आरबीएससी स्टेट लेवल्स 10th में और एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और भैया देखो मैंने बनाया भी है कि केसर विलियम वन बिकेम द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। आई होप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक दूसरा यूनिफिकेशन, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दिखाई दे रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये हमारा, हम चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में ही चल रहे हैं। जो इटली का यूनिफिकेशन था ना, इट वॉज द लूज कन्फेडरेशन ऑफ 7 स्टेट्स। इटली जो था हमारा, ये 7 स्टेट्स का एक बेचारा छोटा सा लूज कन्फेडरेशन स्टेट था, मतलब कि 7 टुकड़े थे इसके। मैंने यहाँ पे 7 टुकड़ों के नाम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7वां नहीं है, 7वां भी आएगा। ठीक, अब देखो पहला स्टेट, ये स्टेट्स हैं, ये उसे कंट्रोलिंग कंट्रीज़ और रूलर्स हैं, ये स्टेट है और ये इसके कंट्रोलिंग कंट्रीज़ एंड रूलर्स हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कौन सा स्टेट था और कौन से उसके कंट्रोलिंग रूलर हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सार्डिनिया पीडमोंट की बात करेंगे। मैं ज़रा कलर बदल लूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करेंगे सार्डिनिया अरे यार कलर तो चेंज हुआ नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट का जो रूलर था वो था विक्टर इमैनुअल II। ये इटालियन रूलर था। तो भैया अब हमें 7 की जगह 6 ही स्टेट यूनाइट करने हैं, और पहले इटली विटली नाम नहीं था, पहले ये बोला गया था सार्डिनिया पीडमोंट में। सार्डिनिया पीडमोंट में जो विक्टर इमैनुअल II था, विक्टर इमैनुअल II का एक मिनिस्टर था जो हम आगे पढ़ेंगे, काउंट कैवूर।
काउंट कैवूर ने ये बोला था कि सभी लोग सार्डिनिया पीडमोंट को रिपोर्ट करेंगे, सभी लोग सार्डिनिया पीडमोंट को रिपोर्ट करेंगे, कोई इटली फिटली उस समय नहीं था। अब देखो लोम्बार्डी, वेनिस और पर्मा मोडेना टस्कनी, ये तीनों राज्य, तीनों देश छोटे छोटे, ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। याद होगा ना आपको, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें ऑस्ट्रिया दिला दूंगा, बोला था ना पिछले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, भी आगे पढ़ेंगे। रोम जो था वो पोप के कंट्रोल में था और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज स्पेन के कंट्रोल में थी। भैया इसी में एक सिसिली और जोड़ लो तो 7 स्टेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? 2 सिसिलीज हैं, एक नेपल है जिसमें, तो सार्डिनिया पीडमोंट, लोम्बार्डी, वेनिस, पर्मा मोडेना टस्कनी, रोम, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज 1 एंड 2, तो टोटल हो गए 7। रोम को कंट्रोल करता था पोप और पोप को प्रोटेक्शन देता था फ्रांस, ठीक है। और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को स्पेन कंट्रोल करता था। याद करो, अगर याद आया हो किसी को, मैं फिर से रंग चेंज करता हूँ, बोला था ना स्पेन का राजा मारा जाता है, ठीक है, कहानी घूम रही है, याद रखना है सबको ये सब कुछ, ठीक, क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, एक बार इसे देख लो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 7 स्टेट्स। हाँ भाई एक चीज़ और ये है, ये याद रखना है कि 7 स्टेट्स का लूज कन्फेडरेशन था, 7 स्टेट्स थे इसके अंदर, और जर्मनी में लगभग आपके 39 स्टेट्स थे, ये हमें याद रखना है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ भाई देखो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें जो मेन आर्किटेक्ट था वो कौन था? काउंट कैवूर था। मेन आर्किटेक्ट कौन था? काउंट कैवूर था, ये हमें याद रखना है, ठीक, ये हमारा मेन आर्किटेक्ट था काउंट कैवूर, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमने लोम्बार्डी और वेनिस की बात करेंगे, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक। लोम्बार्डी और वेनिस सबसे पहला है ना, अगर आपको पिछली वाली स्लाइड में याद हो तो मैं थोड़ा सा फिर से दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं। देखो मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ हाइलाइटर से, रेड कलर से। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लोम्बार्डी की और बात कर रहे हैं वेनिस की, ठीक, इन दोनों की बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ, देखो लोम्बार्डी और वेनिस में क्या हुआ कि इटली, काउंट कैवूर मेड ट्रीटी विद फ्रांस। काउंट कैवूर ने यहाँ पे क्या करा, फ्रांस के साथ ट्रीटी कर ली कि भैया ऑस्ट्रिया को हरा दो। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा प्रांत था, उसे कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा कैसे भी करके हराओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में एक फाइट होती है, काउंट कैवूर और फ्रांस एक तरफ वर्सेस ऑस्ट्रिया, लेकिन इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो लोम्बार्डी जो होता है वो मर्ज हो जाता है सार्डिनिया पीडमोंट में, लोम्बार्डी जो है मर्ज हो जाता है सार्डिनिया पीडमोंट में, लेकिन वेनिस, ऑस्ट्रिया बोला वेनिस नहीं दूंगा मैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं वेनिस नहीं दूंगा, तो बोले भाई ठीक है मत दो, तो वेनिस अभी भी ऑस्ट्रिया के पास ही है। फिर मैंने बताया था ना, उसने क्या बोला था, बैटल ऑफ सोडोवा हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो ऑस्ट्रिया वाले वॉर में, तो बैटल ऑफ सोडोवा हुई थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, उसने कहा था कि मैं तुम्हें वेनिस दिलवा दूंगा। तो यहाँ पे वो वेनिस यहाँ पे वो वेनिस जो है आपका वो मिल जाता है इटली में जाके। अगर बहुत अच्छे से याद हो तो मैं एक बार फिर रिवाइज कराना चाहूँगा तुम लोगों को, एक बार फिर से देख लो, कभी कभी क्या होता है कि याद नहीं रहता। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था, जब वो सेकेंड वॉर में प्रशिया इटली के साथ ट्रीटी करती है, तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें वेनिस दिलवा दूंगा, अगर याद हो आप लोगों को, तो यहाँ वो बोलता है वेनिस दिलवा दूंगा। तो ये वही वेनिस है जो अब यहाँ आके हमें वापस मिल गया, ये वही वेनिस है जो हमें यहाँ आके वापस मिल गया, बैटल ऑफ सोडोवा। रेफर टू बैटल ऑफ सोडोवा, पीछे वाली स्लाइड में है, उसमें देखिएगा। उसके बाद क्या होता है, दूसरा पर्मा मोडेना टस्कनी, इनमें प्लेबिसाइट हो जाता है। प्लेबिसाइट मतलब कि एक तरीके से वोटिंग हो जाती है, कि भैया आप कहाँ जाना चाहोगे, तो वो भी ये कहते हैं यार हमको अलग छोड़ना है, हम भी भैया उसी में जाना चाहेंगे, सार्डिनिया पीडमोंट में। तो बोले भाई ठीक है तुम भी उसमें चले जाओ। अब देखो उसके बाद क्या हुआ,
अब देखो सारे यूनाइट हो गए, लोम्बार्डी यूनाइट हो गया, वेनिस यूनाइट हो गया, पर्मा मोडेना टस्कनी यूनाइट हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास? सबसे अच्छी सिटी इटली की कैपिटल, दैट इज रोम। तो यहाँ क्या हुआ? पोप की पावर घटने लगी। द पावर ऑफ पोप डिक्लाइन। क्यों घटी? क्योंकि फ्रेंच हार गया था बैटल ऑफ सीडान में। याद होगा जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में थर्ड बैटल हुई थी तो उसमें फ्रांस हार गया था। मैंने बोला था ना फ्रांस हार जाता है उसमें। जैसे ही फ्रांस हारा वैसे पोप खत्म। पोप के खत्म होते ही रोम आज़ाद, और रोम आज़ाद होते ही किस में मिल गया जाके? लोम्बार्डी, सार्डिनिया पीटमोंट में मिल गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप सबको आराम से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा, कहाँ पे डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे कि मैं बताऊँगा आप लोगों को दोबारा से कहाँ पे डाउट आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ ये बोला गया, देखो इटली यूनाइट हो गई भैया। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज ये स्पेन के अंडर में आती थी, और स्पेन के राजा को मार दिया था गैरीबेल्डी ने। स्पेन के राजा को गैरीबेल्डी ने मार दिया था। अगर तुम लोगों को याद हो, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में कूदो, ध्यान करो कि स्पेन का राजा मारा जाता है। तो ये वही कहानी, मैंने दोनों यूनिफिकेशनों को इंटरलिंक किया है, ठीक है। उसमें बोला गया था कि भाई स्पेन का राजा मारा जाता है, उसे गैरीबेल्डी ही मारता है, उसे गैरीबेल्डी मारता है, ठीक है। अब गैरीबेल्डी और काउंट कैवूर के बीच में एक कोल्ड वॉर होता है। बेसिकली गैरीबेल्डी ये चाहता है कि मैं ये दोनों आइलैंड सिसिली एंड नेपल, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये मैं अपने कंट्रोल में रखूं। पर वो ये कहता है काउंट कैवूर देखो मैंने सबको हरा दिया, लोम्बार्डी, वेनिस, रोम सब मेरे कंट्रोल में आ गए, तुम भी आ जाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं, वॉर होगा। तो कोल्ड वॉर चला कुछ दिन, और फाइनली दोनों सिसिलीज यूनाइट हो गए सार्डिनिया पीडमोंट में। और जब सब कुछ यूनाइट हो गया तो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये? यहाँ तक सब समझ में आया? इसके बाद हमारा कल लास्ट पार्ट अपलोड होगा जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो में कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अच्छे से शेयर करो, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू क्लास।